यामीन जैसे ही मीर वाले मिताहुल्लाह सबको सामने पर जमा देखकर हैरान हुआ। सब अभी तक जाग रहे थे, इससे लगा कि वो सो हो गए होंगे। लेकिन यामीन ने कशिश को नीचे उतारा। वो भी सबको सामने देखकर थोड़ा कंफ्यूज हुई। लड़खड़ा कर गिरने वाली थी कि यामीन ने एक हाथ इसकी कमर के गिर्द करके इसे अपने हसारे में लिया। इसकी टांगों में जान कहाँ थी कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। कशिश ने सामने देखा, जहाँ सबकी नजरों में सवाल थे अनगिनत, और कुछ नजरें और चेहरे पर गुस्सा। कशिश की नजरों ने अपने दादाजी का तारीफ किया। इनके चेहरे पर संजीदगी थी और वो भी कुछ नाराज से थे। कशिश ने गर्दन मोड़कर यामीन को देखा और जो मुतमईन खड़ा था। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, दादाजी की आवाज ने सभी को खामोश करवाया। यामीन, ये सब क्या है? दादाजी ने कर्कदार लहजे में दरियाफ्त किया। अपनी कशिश की हालत देखकर बहुत अजीब लगा था। देखो तो कैसे चुप कर खड़ी है। हमारा बेगम को भी कशिश के यामीन के सीने से लगकर खड़े होने पर गुस्सा आ गया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सवेरे बेगम की जुबान भी चली। दादाजी ने इन दोनों पर एक कहर नजर डाली। हक है इसका, यामीन के मजबूत लहजे में सबको चौंका दिया। अपने हिसारे में मजीद कशिश के गिर्द मजबूत की तो या कि वो तो यामीन को देखे। क्या मतलब? कैसा हक? सवेरे बेगम कुछ गड़बड़ा गई। निकाह में है मेरे। मजबूत लहजा सर दबा सबको सलगता तारी कर दिया। एक पल को सबकी जबान तानों से चाप चुकी। क्या कह रहे हो तुम? कशिश से निकाह कर आई हो? हियाज साहब को भी अब होश आया। देखा, छुप कर निकाह कर आई। सवेरा बेगम ने दांत पीसते कहा, चुप कर, नहीं, मैंने खुद करवाया है। दादाजी ने इन सब की बोलती बंद कर दी। अब तो जैसे सबको सांप सूख गया। आपने मेरे बेटे का निकाह मेरे बगैर ही है? साहब दुख से बोले। निकाह के लिए लड़का लड़की काजी और लड़की के वकील जरूरी होते हैं। वो निकाह हो जाता है। कशिश का सरप्रस्त और इसके निकाह का वकील मैं हूँ, तो इसका निकाह कोई रोक सकता था? दादाजी ने साथ लहजे में कहा। सभी एक दूसरे का मुंह तकने लगे। आपने तो सब पर एटम बम ही गिरा दिया है। देर से यामीन को कहती, सामने सबके चेहरों को देखती यामीन को बहुत प्यारी लगी। तुम भी तो हर वक्त पटाखा फोड़ती रहती हो। यामीन ने ज़ेर-लब सरगोशी की कि बस वही सुन सकती थी। गर्दन मोड़ कर इसने अपने मिजाजी खुदा को देखा, जो सबसे अलग और सबसे जुदा था। लेकिन इसका इसका था, इसी का था वो इश्क जो बन रहा था। अब जिद इश्क था। कशिश की आंखों की चमक यामीन की नजरों में छुपी ना रह सकी। ये सब कब हुआ? सवेरा बेगम को अपनी आवाज पाताल से आती महसूस हुई। कशिश को बहू के रूप में वो कैसे एक्सेप्ट करती? यामीन इतनी देर क्यों की आने में? जानते हैं सब कितने परेशान थे। कशिश की हालत क्या हुआ था? दादाजी ने सवेरा बेगम की बात को नजरदार करते संजीदगी से पूछा। दादाजी, क्या हम बैठ कर बात कर सकते हैं? यामीन को कशिश की हालत ठीक ना लगी। वो यामीन के सहारे ही खड़ी थी। कशिश, डॉक्टर पे चले। यामीन ने सब नजरों को नजरअंदाज करते कशिश से फिर में था, तो इसने नफी में सर हिलाया। क्या मतलब? अभी तो डॉक्टर की तरफ से आ रहे हो, फिर से डॉक्टर? दादाजी को सही न लगा। यामीन ने करीब सोफे पर कशिश को उठाया और सबके सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हुआ। कभी भी सफाई न देता अगर सामने दादाजी न होता। दादाजी तहम्मुल से सुने। कशिश किडनैप हुई थी। यामीन की बात पर सभी ने दुल कर कशिश को देखा, जो अपनी टांगें सीधे करके आराम से सोफे के साथ लगाए आंखें मूंद गई थी, जैसे इसके बारे में इतबात नहीं हो रही थी। यामीन ने सबको मुख्तसर सारी बताई। कशिश, मेरा बच्चा किडनैप ने कुछ कहा तो नहीं? दादाजी तड़प कर कशिश के पास पहुंचे। कशिश ने शिकवा गनन नजरों से अपने दादाजी को देख। कितना मान था इसे अपने दादाजी पर। के कोई और समझे ना समझे, लेकिन इसके दादाजी से जरूर समझेंगे। मैं ठीक हूँ दादाजी, आवाज न चाहते हुए भी नीमी बोलेगी। मेरा बच्चा। दादाजी ने इसे सीने से लगाया। इसकी नीम आवाज पर वो तड़प ही के गिरेगी। इनकी सीने लगते वो भी रो दी। अपने दादा की गोश में ही तो इसे सुकून मिलता था। पैरों और टांगों पर किसी के दबाव को महसूस हुआ तो कशिश नजर ने फिर कर देखा। करीन इसके पैरों और टांगों को दबा रही तो आंसू इसकी आंखों में भी थे। क्या कर रही हो? हाथ हटाओ। कशिश की शर्मिंदगी हुई। चुप रहो। देखो तो क्या हालत बना रही है। ऐसे तो ना थी हमारी कशिश। किरण ने बहुत मोहब्बत से कहा। बेटा, कशिश को रूम में ले जा। आलिया बेगम ने कहा तो वो किरण के सहारे उठी के फिर से लड़खड़ा गई। पास खड़े यामीन ने हाथ बढ़ाकर इसे गिरने से पहले ही थाम लिया। कोई ज्यादा ही मोहब्बतें जाग रही हैं। समीर ने गुस्सा होकर दावर के कान में कहा तो इसने इसे चुप लेने का इशारा किया। दादाजी, मैं ले जाता हूँ। वैसे भी आज रुखसती थी। यामीन की बात पर जहाँ सब चौंके थे, दादाजी ने एक गुरी से यामीन को नवाजा। रुखसती थी लेकिन कैंसिल हुई, लिहाजा अब अपने रूम में जाएं। कशिश, अपने दादाजी बहुत प्यार बड़ा जफर किया। तो जहाँ यामीन का मुंह उतरा, वहाँ कशिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जियो दादाजी। दिल ही दिल में दादाजी से हाथ होती करीन के साथ रूम की जाना पड़ी, लेकिन यामीन को मुंह चढ़ाना न भूली। यामीन इसकी इस हालत पर जेरेला को मुस्कुराता रुख फोड़ गया। मेरा ख्याल है अब तमाशा खत्म हो गया है, तो सब जा सकते हैं।
ایک سخت نظر سویرا اور ان کی بہن پر ڈالتے وہ مخاطب ہوئی۔ رات کافی ہو گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے، ہمارا گڑبڑا گئی، اور اپنے شوہر کے ہمراہ وہاں سے نکلی، جبکہ ان کی اولاد فنکشن کے ختم ہونے پر ہی گھر جا چکی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بس ان گن لینے یہاں پہنچے تھے۔ حال خالی ہو گیا تھا، سب ایک ایک کر کے جا چکے تھے، سوائے حیات صاحب اور دادا جی اور یامین کے۔ حیات صاحب ابھی بھی اپنے باپ اور بیٹے کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ روم میں آتے ہی عنایشہ نے جوتے اتارے اور بستر پر ایک چرس سے لیٹ کی، ٹانگیں اس کی شل ہو گئی تھی۔ شہریار صاحب کے رویے کو وہ سوچتی دماغ آج اس کے واقعے کی جانب چلا گیا۔ آج کا دن کبھی نہیں بھولنے والا، اور کشش تو کبھی بھول ہی سکتی بھی نہیں تھی۔ کشش کا سوچتے اس کے لب میں مسکراہٹ کو جب واقعی بہت بہادر ہے، اس کا سپنٹم بھی کمال کا تھا۔ آج اگر وہ واپس آئی تو صرف اسی کی وجہ ہے۔ عنایشہ، میری بیٹی، جمیلہ بیگم نے اندر آتے ہی پکارا۔ آواز میں فکر نمایاں تھی۔ عنایت سیدھی ہو گئی۔ بیٹی تم ٹھیک ہو بیٹا؟ اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے اس کا ماتھا چھوتے ہی پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، عنایشہ نے ان کا تسلی کرنا چاہی۔ لیکن بیٹا یہ چوٹ کیسے آئی؟ جمیلہ پریشانی ابھی کم نہ ہو رہی تھی۔ عنایشہ کا دل کیا سب کچھ بتا دے، لیکن پھر خاموش رہی۔ کچھ لمحے توقع کے بعد جمیلہ کو دیکھتے ہوئے، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ گارڈ اس بے اختیار منہ کی طرف ہاتھ گیا اور حاذق وہ کہاں، آپ کو کہاں ملے؟ اگلا سوال کیا تو حاذق کے نام پر عنایشہ کے دھڑکن میں ارتباط ہوئی۔ جی وہ وہیں، انہوں نے ہی ہیلپ کی ہے، عنایت نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ عنایشہ آپ جاب کہاں کرتی ہیں؟ جمیلہ بیگم کے اچانک پوچھنے پر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ایک ریسٹورینٹ میں۔ اپنی آواز کا دھیما پن وہ خود بھی محسوس کر سکتی تھی۔ حاذق کے ریسٹورینٹ میں؟ انہوں نے کڑھی سے کڑھی ملائی۔ جی، عنایشہ نے ہاں کہنے میں ہی وافیت سمجھی۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، صبح بات ہوگی، وہ تھوڑا سنجیدگی سے کہتی اٹھ گئی۔ کھانا کھایا؟ توڑتے ہوئے ماں کی ممتا سے مجبور ہو کر پوچھ لیا۔ بے اختیار نظموں میں کشش کے ساتھ بتائی گئے لمحے گونگے۔ جی کھا لیا تھا۔ وہ اس کا بستر سیٹ کرتی گڈ نائٹ کہتی چلی گئی، اور وہ کشش یو آر سو اسپیشل خیالوں میں ہی وہ سے مخاطب ہوئی۔ دروازے پر ناک کرتے حاذق اندر ہوا۔ عنایشہ نے فوراً سے اٹھ بیٹھی اور آڑ ترچھی لیٹی تھی۔ یوں حاذق کے اندر آنے پر اسے تب تو بہت چڑھی تھی، لیکن پھر بھی خاموشی سے سوالی نظروں سے دیکھا۔ یہ تمہاری میڈیسن؟ بنا اس کی طرف دیکھے میڈیسن دراز کی پھوٹ رکھی اور جانے کے لیے پلٹ گئے۔ عنایشہ کی ظفر بڑی آواز سماج سے ٹکرائی۔ تھینکس، آپ کسی ملازم کے ہاتھ بھیج سکتے تھے۔ پلٹ کر ایک سخت نظر اس سے دیکھا جو بنا پلک جھپکے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ کل سے ریسٹورینٹ آنے کی ضرورت نہیں، کہہ کر وہ جانے لگا۔ کیوں؟ تڑپ کے پوچھنے پر بمشکل کھڑی ہوئی کہ اس کے پاس آئی۔ کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں، میں پہ زیادہ زور دیا۔ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ ہوا ہے، شاید آپ بول رہے ہیں۔ عنایشہ نے غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کانٹریکٹ میں نے کیا تھا، میں ہی ختم کر رہا ہوں۔ حاذق بھی سرد آواز میں بولا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، بنا کسی وجہ سے آپ مجھے جاب سے نہیں نکال سکتے۔ عنایشہ نے دانت پیستے ہوئے اس کے مقابل آتے ہوئے کہا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ حاذق نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو سخت نظر سے گھور رہے تھے۔ بس یہی کرنا آتا ہے آپ کو؟ فیصلے سنانا؟ اگلے بندے کی تو کوئی سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں ہے نا؟ کہتے ہوئے منہ پھیرتی پیچھے ہٹی۔ لیکن میں بھی آپ کو بتا دوں، میں یہ جاب نہیں چھوڑوں گی۔ ساری غلطی اس مدیحہ کی ہے، جس پر آپ کو بہت بھروسہ تھا۔ اسے بولتے اندازہ نہ ہوا کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ بھروسہ تو کبھی تم پہ بھی کیا تھا، تم نے بھی توڑے تھے، ایک پل نہیں لیا ہے۔ لہجہ زخمی تھا۔ عنایشہ نے نظریں پھیلی۔ نہیں توڑا میں نے آپ کا بھروسہ، کہتے ہوئے آنسیں روک بولی اور پلٹ کر اسے دیکھا، جس کی نظر میں صرف بے یقینی تھی۔ عنایشہ نے نفی میں سر رہا ہے۔ یو نو، میں چاہے کچھ بھی کر لوں، کچھ بھی کہہ لوں، آپ نے میرا یقین کرنا ہی نہیں ہے، اور جہاں آپ بے یقینی نہ کی جائے وہاں کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے۔ ایک صفاتی و دھیمی لہجے میں بولی، جبکہ آنسو آپ اپنی جگہ بنا چکے تھے، بہہ کر گالوں کے راستے گردن کا سفر کر رہے تھے۔ ہمارے بیچ اب ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں تم سے کچھ کہوں یا سنوں۔ بہتر ہوگا اپنی حد میں رہو، اور اس گھر میں بھی تمہیں میں صرف مما کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ ایک سیکنڈ میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال کروں۔ چٹکی بجائے وہ عنایشہ کو مزید سلکا گا۔ اچھا، ہمت ہے تو نکال کے دکھاؤ، دیکھتی ہوں کیسے نکالتے ہو۔ عنایشہ چرحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ حاذق اس کے تیور دیکھتا رہ گیا۔ بہت غرور ہے نا اپنی امیری پر، تو اپنی امیری پر پاس رکھو۔ حاذق شمیر، کسی اور پہ اپنی امیری کا ٹھوس جمانا، مجھ پہ نہیں، اور یہ گھر جتنا تمہارا ہے نا، اتنا میرا بھی حق ہے اس گھر پہ۔ غصے میں اس کا بی پی شوٹ کر گیا، آنکھوں اس کی سرخ ہو گئی، گال لال انگار سے ہو گیا، اس کا سان پھولنے لگا۔ حاذق کو یاد تھا ایک بار پہلے بھی اس کے ساتھ ایسا کوئی سچویشن ہوئی تھی، تو وہ آپس سے باہر ہو گئی تھی۔ کالج میں کسی سے اس کی بحث ہوئی تھی، اور اس وقت بھی بہت مشکل سے حاذق نے اسے کال ڈاؤن کیا تھا۔ عنایشہ، حاذق نے اسے بازو سے تھامنا چاہا، ہاتھ مت لگانا، انگلی اٹھا کر وان کی آنکھیں غصے کی وجہ سے پوری پھیلی ہوئی تھی، اور کاجل پھیل کر اس کی آنکھیں مزید بڑا کر گیا تھا۔ حاذق نے اسے پکڑ کر اپنے گلے سے لگایا۔ وہ
गुस्से से मजीद भड़की, पूरे जोर लगाकर इसने खुद को हाजिक से अलग करना चाहा, लेकिन हाजिक की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो इसका हिसार न दौड़ सकी। अपने नाखून इसकी कमर पर जो दिए, हाजिक वो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन वो इसे रिलैक्स किए बिना नहीं जा सकता था। इसकी हालत मजीद खराब हो जानी थी। कुछ ही देर में इसने मुजाहमत बंद की। हाजिक वो भी परेशान कर गया, लेकिन वो इसे रिलैक्स किए बिना जा नहीं सकता था। इसकी हालत मजीद खराब हो जानी थी। कुछ ही देर में इसने मज़ाहमत बंद कर दी। हाजिर ने इसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाई और अब नॉर्मल हुई थी। हाजिर ने इसे अपने सामने किया, वो अब रो रही थी। हाजिर को इसकी हालत पर दुख हुआ। आज वो इतने बड़े खतरे से निकल के आई, बजाय इसकी दिलजोई करने के मजीद इसे दुख दे गया। सख्ती से आंखें भीजी, इसके चेहरे से बाल पीछे किए। नाये शेर ने इसे न देखा, गर्दन झुका रखी। अभी भी बहुत गुस्सा आता है तुम्हें? आवाज़ धीमी थी, लहजा नरम था। नाया शेर ने शिकवा गिना नजरों से इस पर डाली और फिर फौरन ही नजरें फेर गई। मेडिसिन ले लेना, आराम करो। इसको धीरे से कहता हुआ बाहर निकल गया, जबकि वो वहीं इस पल पल बदलते शख्स को जाता देखती रहेगी, जो ना तो मोहब्बत पूरी कर पा रहा था, ना नफरत। अनाया शेर ने के रूम से इसका निकलना जमीला बेगम की नज़रों से महफूज न रह सका। क्या हुआ पुत्र, क्यों परेशान है? दादाजी ने हयात साहब से पूछा, जो सबके जाने के बाद अभी वहीं थे। बाबा, क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि बेटे और बाप दोनों ने ही छोड़ दिया है? धीमे लहजे में शिकवा किया। छोड़ तो आपने दिया है सब बहुत पहले, भूल ही गए कि कोई आपका बेटा भी है। यामीन न चाहते हुए गिला कर गया। दादाजी ने आंखों के इशारे से इसे चुप रहने को कहा। शायद सही कह रहे हो। वो अफसरदा होकर जाने लगे। ठहरो हयात पुत्र, दादाजी ने इन्हें अपने पास बुलाया। यहाँ इस वक्त जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे लगा कि मैं शायद बच ना सकूं, मुझे बस कशिश की फिक्र थी, इसलिए मेरे दोनों बच्चों ने मेरी ख्वाहिश पे ये निकाह किया। इन्हें इल्ज़ाम ना दो बेटा। दादाजी बेटे को अफसरदा ना देख सके। हाँ, हयात साहब ने एक नज़र दूर खड़े यामीन पर डाली। ये आपका बेटा है बाबा, मुझसे ज़्यादा इस पे आपका हक है। इसके आपकी बात लहजा नमी लिए हुए था, लेकिन वो नाराज़ न लगे। लेकिन मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, आपसे प्यार किया, यामीन फौरन से बोला। तभी बाप कहना छोड़ दिया। वो उठ के इसके करीब आया। यामीन को वो आज आप बहुत बूढ़े से लगे। हारे से वो यामीन से ये कहाँ बर्दाश्त होना था। आगे बढ़कर बाप को जोर से भींच कर गले से लगाया। इसकी आंखें नीम होगी। बाबा डेरे से कहते वो हयात साहब को भी रुला गया। दादाजी बाप बेटी के इस मिलन पर बहुत खुश हुए, जबकि दरवाजे में खड़ी सवेरा बेगम बाप बेटे के गले लगने से आग लग गई और पाँव टचकती वहां से अपने रूम में आ गई। हाय जालिम, आराम से मुझे किडनैपर, अल्लाह पूछे इन्हें भगा कर मेरी टांगों का कचूमर निकाल दिया। किरण केशश की टांगों पर मालिश कर रही थी। बहुत दर्द हो रहा है। किरण ने धीमे धीमे मालिश की। नहीं, मजा आ रहा है, मुंह बनाते कहा। ये बर्थडे मुझे सारी जिंदगी याद रहेगी। आंखें मूंदे अपनी राही का इंतजार करते वक्तन कर रही थी। वैसे एक बात तो माननी पड़ी, यू हार बड़ी गर्ल, मतलब कैसे चमका दिया किडनैपर को, ये तो हमारी कशिश ही कर सकती थी। किरण ने इसकी तारीफ की फखर से। कशिश ने एक आंख खोलकर देखा, फिर बंद कर ली। वो दुआ मिली है, भागते रहो भागते रहो। हाय मेरी टांगें, कशिश ने फिर से दाई दी। वैसे बड़ी छुपी रस्तम निकली। यामाइन बाई से निकाह कर लिया और बिंग भी न पड़ने दी। या पेन कलर से थमाते किरण ने इसकी गिलास ली। ना पूछ, वो भी एक अलग ही कहानी है। दर से दूरी होती हो, बस इतना ही बोल पाई। कुछ खाओगी? ले आऊं? खा पी के आई हूँ, बस सोना है। कशिश ने मुंह बनाते कहा। किरण, दूध का गिलास ले आओ। ब्यालिया बेगम ने अंदर आते इनकी बात सुनी, फौरन कहा, नो नो, दूध नहीं। कशिश मुंह बनाते मिनकीन, तुम लेकर आओ, मैं खुद पिलाती हूँ। आलिया बेगम किरण को भेजा। वो खुद कशिश के पास बैठी। यामीन से निकाह कब हुआ? इनके लहजे में थोड़ा गुस्सा था। कशिश हैरत से इनके अंदाज को देखने लगी, लेकिन कुछ न बोली। जी, वो कशिश बहुत ज्यादा नर्वस हुई। मम्मा, आपको बाबा बुला रहे हैं, किरण ने आते ही कहा। बेगम गहरी सोच के साथ कशिश के पास से उठ की। मैंने दूध का कहा है, सलमा को बुलाती है तो पी के सोना। और हाँ, मम्मा की बातों में ध्यान मत दो, समझी? किरण ने इसे प्यार से कहा और मुस्कुराती इस बात में सर लाती बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर आंखें मोड़ ली। किरण के जाने के बाद दरवाजा धीरे से खुला। कशिश कच्ची पकी नींद की वादी में खो रही थी। कोई धीमी कदम से अंदर आया था, वही महसूस परफ्यूम की खुशबू जिसे कशिश को इश्क था। इसे ऐसे महसूस हो रहा था कोई इसके बालों में उंगली चला रहा है, बहुत धीरे धीरे। इसे सुकून सा महसूस हुआ। आंखें खोल के देखना चाहती थी, लेकिन आंखें खोल नहीं पा रही थी। इसी लम्हे इसे माथे पर होठों का लम्स महसूस हुआ।
सांसों की तपिश इसके दिल की धड़कन में आताश पैदा कर गई और फिर वो दूर चला गया। वो जा चुका था अपनी मोहब्बत का हदत लम्स छोड़ के। नाश्ते की टेबल पर सभी खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ थे। दादाजी ने एक तार निगाह सब पर डाली और कनकार कर गला साफ किया। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह दावर और किरण का निकाह खैर वाहबी से सरअंजाम हो गया। अब कशिश की रुखसती रहती है। मैं चाहता हूँ इसमें भी देर ना हो। जो फर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए अच्छे है। घबरू लहजे में बात मुकम्मल की और सीढ़ियाँ उतरती कशिश का मुंह फिर से बना। इसे लगा शायद रुखसती टल गई, लेकिन इसका हम हारी थी। सर झुकाए वो टेबल पर आई। यामीन ने एक गहरी नजर इस पर डाली। वो वापस अपनी प्लेट पर झुक गया। ठीक है, दे दें कोई भी डेट, आ जाएंगे, अटेंड कर लेंगे। सवेर बेगम ने संजीदगी से कहा। क्यों भाई? यामीन, इस जुम्मे को फिर रुखसती कंफर्म कर दें? अल्लाह का नाम ले के दादाजी ने यामीन से पूछा। वो पानी की गिलास मुंह को लगा चुका था। पानी भी तो एक नज़र कशिश के चेहरे पर डालता दादाजी की तरफ। जैसे आपको मुनासिब लगे दादाजी। यामीन की फरमादारी है। जहाँ दादाजी को बाती थी वहाँ बहुत लोगों को चुपती थी। हयात बेटा, आपका क्या ख्याल है? खामोश बेटे बेटे से पूछा। जी बाबा, सही है। हयात साहब ने यमीन के कंधे थपका कर कहा। कशिश बहुत हैरत और होशी से यह मंजर देखा। वाह बाबा, बाप बेटा राजी। दिल ही दिल में वह मुकलाम हुई। बेटा, आपकी तबीयत कैसी है? अब आप कॉलेज ना जाती? दादाजी ने कशिश से बहुत प्यार से कहा। जी, और पहले भी इतनी छुट्टियां हो गई है ना, अब और नहीं कर सकती ना। बहुत मासूम अंदाज था। यमीन तो दिल ही दिल में इसकी इस मासूमियत पर दंग रह गया। फिर एकदम से वो दादाजी के कान में घुसी कुछ बोली जो सिर्फ दादाजी ही सुन सके। यामीन ऑफिस जाने के लिए उठा। यामीन पुत्र, कशिश को कॉलेज छोड़ते जाना। इसकी गाड़ी खराब हुई है, न्यू लेकर फेनी है अपनी बच्ची को। अब तब तक ये ड्यूटी आपकी है। दादाजी ने बहुत आराम से यामीन को हैरत अदा किया। जानता था कशिश को इसकी गाड़ी बहुत पसंद थी, इसीलिए इसकी गाड़ी में बैठने के बहाने ढूंढती थी। बिना कुछ किए इस बार में सर हिलाता हुआ बाहर निकला। थैंक यू दादाजी। दादाजी के गले में बाहें डालती वो मुस्कुराती देर से कहती जमीन के पीछे निकली। इसके साथ गाड़ी में बैठी। ड्राइवर ने गाड़ी को रोड पर डाला। गाड़ी गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी जो कशिश को तो बहुत गुड़ रही थी। रात को मेरे रूम में आप आए थे ना? बहुत सहूलत से इसने यामीन को किन अखियों से देखते पूछा। किसने कहा? यामीन ने हैरत का इज़हार किया। झूठ ना बोले, मुझे पता है वो आप थे। कशिश की जान मोड़ी। हम तुम्हारा वहम होगा, यामीन ने संजीदगी से बाहर देखते कहा। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी परफ्यूम की खुशबू महसूस की थी, वो आप ही थे। उंगली उठाकर कहते वो बुरी यकीन से बोली। तुम्हें मेरे परफ्यूम की खुशबू कहाँ महसूस हुई? यामीन इसकी जान मोड़ा और इसकी आंखों में झांकते बोला। जब अब रात को यामीन की तेज नजरों का इशारा वो खुद पे महसूस करती स्पाट की सामने देखने लगी। आपने बहुत तेज हो गए हैं, दांत पीसते सामने देखते ही बोली। जुम्मे को बताऊंगा अपने बारे में बहुत तफसील के साथ, डोंट वरी। यामीन ने मैंने है से कहते लैपटॉप ऑन किया। कशिश की तरफ गुस्से से देखने लगी जबकि गाल ब्लश कर रहे थे। आपको क्या लगता है रुखसती करवा के आप मुझसे जीत जाएंगे? हरगिज नहीं, एक बार होने दे रुखसती पे। अच्छा दाना न पड़ा आपको तो फिर कहना, कशिश ने चैलेंज किया। वायरे वाईफी कर लो जो प्लान करना है, लेकिन मेरी प्लानिंग के आगे तुम्हारी प्लानिंग देरी रह जाएगी। यामीन ने इसकी तरफ मुड़ते हुए बड़े फोर्सेस से इसे नजरों के रास्ते में दिल उतारते हुए कहा। भूल है आपकी? कशी भी आंखें छोटी करती इसके पास होते बोली। यामीन कुछ भी बोलता नहीं, वो भी इसके करीब हुआ। जस्ट वेट एंड वॉच। वो मजीद इसके करीब हुए। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत ही करीब हो गए थे। कुछ पल तो यूं ही बीत गए। यामीन की आंखें एक अलग ही दास्तान सुना रही थी। कशिश को मंदिर की धड़कन में हलचल महसूस हुई। यामीन की नजरों की मैंने हैज इसकी पलकों को बोझल करने लगी। बहुत फर्टी हो गए हैं आप। एक लंबा सांस लेती कहती पीछे हुई। अपने ऊपर से कुछ देर पहले का एहसास खत्म करने के लिए वो घुरी डालते बोली। बीवी से फ्लर्ट नहीं होता, प्यार होते हैं। वो कशिश को मजीद रंज कर रहा था। इसका ब्लश करना यामीन को बहुत बार रहा था। इसकी बात पर कशिश ने घूर कर से देखा। गाड़ी रोक गई थी। काले आ गया से पता। पेपर्स कब हैं? यामीन ने सर सीरियस अंदाज में पूछा। आपसे मतलब? वो दरवाजा यूं खोलकर जा चुका था। बाहर निकले। यामीन ने सवाल सुनकर रुककर तिनके अंदाज में जवाब दिए उतरी। यामीन जहरीला मुस्कुरा जा चुकी थी। यामीन बहुत सीरियस अंदाज में ड्राइवर से मुखातिब। जी सर, इससे डील कशिश को कॉलेज पे ड्रॉप करना है आपने? यस जी सर, एंड आपकी मीटिंग्स ऑफिस की दूसरी गाड़ियाँ यूज़ कर लूँगा, लेकिन कशिश के मामले कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। यामीन के साथ आवाज़ पर अनस ने इस्लाम में सर लाया। एक नज़र मौजूद और सिक्योरिटी गार्ड पर डाली। मुतमईन होता ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो जब कशिश के मामले में लापरवाही नहीं कर सकता था, जबकि वो ये भी जानता था कि दुश्मन कौन है।
सुबह नमाज फजर के बाद जमीला बेगम ने इस पे बम फोड़ा, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी, लेकिन इसके आगे कुछ न बोली। उनकी हाँ में हाँ मिलाई, फिर इतना ज्यादा सीरियस लिया कि नींद की टेबलेट लेके सो गई। और अब मुसलसल 10 बजने फोन ने इसका दिमाग जगा। हेलो, बिना देखे कहा रसी, अनायश है, तुम अभी तक सो रही हो? मुकाबल की आवाज में हैरत नुमाई थी। अनायश की आंखें अभी नहीं खुल रही थी। कौन? नायश है। खालिद ने हैरत से मोबाइल को घुरा। ये कौन सा वक्त है सोने का? आपकी बात लेजा गुस्से में आया था। आपको कोई काम मसला है? मेरी नींद से आवाज जान गई थी, इसलिए मुंह बनाकर बोली। अनायश है, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट में तुम्हारे पास फौरन ना हो। सोचो। आगे से हुक्मनामा जारी हुआ, जिस पर अनायश की पूरी आंखें खुल गई। आपका अपना दिमाग दुरुस्त है? मैं क्यों आने लगी ऑफिस? अनायश उठ कर बैठी। अगर आपको याद हो तो रात को मुझे जॉब से निकाल चुके हैं, लहजे में जफर था। अब मैं कह रहा हूँ 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाओ। हाजिक ने इसकी बात चुक ली। हरगिज नहीं। अब उसने क्या समझ रखा? जब जी चाहा जॉब पर रख दिया, जब जी चाहा निकाल दिया। मैं नहीं आ रही, समझिए आप। अनायश भी इसी के अंदाज में इससे मुहात हुए। तो ठीक है, मैं खुद आता हूँ तुम्हें लेने। और मेरा अंदाज यकीन पसंद नहीं आएगा। मी कमिंग। हाजिर की धमकी पर अनायश को घबराहट हुई। अभी रात वाली बात हजम न हुई थी कि मजीद कोई बात हो बताती। वेट वेट, मैं आ रही हूँ। न चाह रहा अनायश को मानते ही पड़ा। फोन बंद करके वो शावर लेने चली गई। सारा वक्त इसे हाजिर पर रोसा रहा। ऑफिस पहुंच कर भी बिना इजाजत इसके रूम में दाखिल हुई, और वो जो सुबह से भरा बैठा था, चक्कर चक्कर लगा रहा था, ऑफिस में दाखिल होता देखकर सख्त बुरी से डरा था। क्या मिस ये आपका कोई नहीं चैन से रहने देते? वो आते ही इस वो चढ़ दौड़ी। तुम्हें क्या लगता है जो तुमने किया इसके बाद तुम्हें चैन से रहने का हक है? वो भी इसी के अंदाज में बोलता इसकी तरफ बढ़ा। मैंने कुछ नहीं किया, समझी आप? वो दांत पिसती बोली। तो तुमने क्या किया ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो, मुख्तसर अंदाज में कहा। मेरे साथ फजूल बहस न करें और ये बताएं क्यों बुलाया है मुझे? नाया ने टाइम देखते कहा। बहुत जल्दी है जाने की? हाजिर नजफरी के हाँ तो? नायशा ने तरह का जवाब दिया। तो मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो। गुस्से से इसका बाजू जकड़ा। आज से मैं मम्मा से बोल दूं कि तुम ये शादी नहीं करोगी। हाजिर ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। एक पल को नायशा से बस देखती गई, लेकिन अगले ही लम्हे इसने खुद को इसके हजारे से बाहर निकाला। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ना नया फरदौस, जो तुमने किया इसके लिए तुम्हें क्या लगता है बहुत आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? हाजिर का इरादा ठीक ना लगा। अनाया के पास इसके किसी सवाल का अब कोई जवाब नहीं था। इसी दास पीसी खामोश रही। तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। तुम आदत से रिश्ते से इनकार करो। डू यू अंडरस्टैंड? हाजिर बेहदा गुस्से में था। अनाया भी सहमगी। मैं मम्मा को इनकार नहीं कर सकती। लहजा रो उठा गया, लेकिन मजबूत था। करना पड़ेगा, वरना मैं वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। हाजिर ने गुस्से से कराते हुए कहा। नायशा ने जोर लगाकर अपनी बाजू छुड़ाया। और जो करना है कर लो, मैं मम्मा को नाराज नहीं कर सकती। और आप किस हक से मुझे रोक रही हैं? नायशा ने आंसू रोकते हुए पूछा। शादी तो वो भी नहीं करना चाहती थी, दिल से चाहती थी इस शख्स को, लेकिन मोहब्बत भी तुम जान लेती है वो दे रही थी। हक तो बेहतर मोहतरमा को चाहिए। हाजिर ने जफरी मुस्कुराहट से देखा। तो ठीक है, अब तुम्हारे सारे जुमला हकूक अपने नाम करवा के ही तुमसे बात करूंगा। हाजिर ने इसे चैलेंज करते कहा। इसकी बात पर अनायशा का दिल बरेंज की तरफ फड़का। जी वहाँ खैराना रहने के लिए महाल हो गया। पलटी और ऑफिस से बाहर निकलती चली गई। खुली फिजा में सांस लेना, वो अपना सांस बहाल करने लगी। हाजिर जितने दुख देने हैं दे लें, जितनी तकलीफ देनी है दे लें। जिस दिन आपको हकीकत तो पता चलेगा, इस दिन आप बहुत पछताएंगे। आंसू पूछती वो हाल कलामी से बोली। वहां से कैब करवा कर घर जाने का इरादा किया। जैसे ही सिग्नल पर रुकी, बाहर देखते इसकी नजर गाड़ी में सौरभ की तरफ गई, जो हाजिर की माँ बनकर इसके पास आई थी। ये यहाँ सिग्नल खुदा भाई, ये जो व्हाइट कलर की कार है इसके पीछे ले लो। अनायशा ने ड्राइवर से कहा। आई तो वही सौरभ से मिलकर सारी सच्चाई जानना चाहती थी, लेकिन इसने क्यों इससे झूठ बोला? गाड़ी का मुसलसल पीछे करते हुए बहुत बड़ी बिल्डिंग में दाखिल हुई। नायशा ने के बाहर ही रुकवा दी और पेमेंट की और अंदर की जाना बढ़ी। गाड़ी में वही खड़ी थी, लेकिन वो औरत की नहीं थी। अनायशा ने गाड़ी का नंबर नोट किया और बिल्डिंग की हद के हदूद के अंदर दाखिल हुई। आप अभी 2 दिन हुए आई हैं, फिर से जा रही हैं? आलिया बेगम अफजदा अंदाज में बोती। मजबूरी जाने पड़ेगा, न गया तो पर्चा कट जाएगा। अजीज साहब परेशान हालाहर आपको क्यों पकड़ रही है पुलिस? क्या किए हैं आपने? मैंने बस अपनी बाप की बात नहीं मानी। वो जबरदस्ती वहीं बैठ के माना क्या है, इन्होंने गफार के साथ मना किया था, इन्होंने गफार के साथ बिजनेस ना करो, लेकिन मैं बाज ना आया। पूरे 3 करोड़ का केस किया है इसने मुझ पर। वो इंतहाई परेशानी से बोले। 3 करोड़? आलिया बेगम सोचती रहेगी। आप खुद बताओ क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
आप खियात भाई से बात कर लें, हो सकते हैं वो आपकी मदद करें। आलिया बेगम भी परेशान हुई, वो क्या मदद करेगी? इस वक्त इनकी अपनी कंपनी डूब रही है, मार्केट से इतना कर्ज ले चुके हैं कि अब वापस करने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। अजीज साहब नामुमकिन से हो गए, आप जमीन से बात करें, इसके पास तो बहुत पैसे हैं, वो क्यों करने लगा हमारी मदद? कल को जब वो बिल्कुल जीरो था तब किसी ने इसकी मदद नहीं की, और आज हम इससे किस मुंह से मदद मांगे? गहरा सांस खर्च करते कहा, आप दावर के बजाय यामीन से करीम की शादी। आलिया, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? अजीज साहब को बेतहाशा गुस्सा आया। अली बेगम का सर झुक गया। आज तो आपने ऐसा कह दिया, आगे कभी मत बोलिएगा। यामीन कीजिएगा, लेकिन मेरे दिल ये दावत सबसे बढ़कर है और मेरी बेटी की पसंद है। आखिरी बात आलिया बेगम ने हैरत से देखा। इन्हें ऐसे ना देखें, अगर कर नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं जानता, अपनी औलाद से बेखबर हूँ। बैग तैयार करते हुए सर सरसरी अंदाज में, आप क्या करेंगे? अब वो परेशान होती इनके करीब आई। अल्लाह मालिक है, आप दुआ करना। अल्लाह के बाहर निकलते हुए कहते जा चुके थे, आलिया बेगम के लिए दुआ गो थी। शादी के बाद जब भी आपके शोहर काम पर जाए, दुआओं में रुखसत करें। बीवी की दुआ बहुत अहमियत रखती है और शोहर के हक में अल्लाह दुआ जरूर सुनता है। आने से फारूक होती बाहिनी के सामने जमीन की गाड़ी देख के इसका दिल धड़का। सुबह की कही बातों की बाजकश हुई, बीवी से फ्लर्ट नहीं प्यार होते हैं तो आखिर प्यार की इब्तदा हुई। मिस्टर बिन यमीन ने हस्बैंड, लेकिन हमारी तो इब्तदा ही इश्क से हुई है। लबों ने एक दिलफरेब मुस्कुराहट को छुआ और गाड़ी में बड़ी शान बेनियाजी से बरजमा हुई। और वहाँ करीब है, गाड़ी में कोई हसद और जलन से जल बन गया और जोर से हाथ स्टैंड पर दे मारा। आज जमीन और हादक दोनों ही सारा दिन बिजी रहे। एक बार डिग्री फंक्शन ने इनको थका दिया, ऊपर से रेस्टोरेंट में रश भी बेहद था। क्या हुआ, किसका फोन था? यमीन ने हाजिर से पूछा। जलील का, मदिया के पीछे कर रहा है। लास्ट टाइम एक बिल्डिंग में जाते देखा है, लेकिन फिर गायब होगी। खैर कब तक भागेगी? पकड़ी जाएगी और इस दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हाजिर ने तेज से कहा। यामीन खामोश रहा। फोन पर कशिश की डिटेल्स थी। वो इस वक्त घर पर जा चुकी थी और अब जाने के लिए उठा। ठीक है हाजिर, मैं चलता हूँ, तुम भी काम खत्म करके निकलो, दूसरी ब्रांच से होता हो जाऊंगा। आज वहाँ भी काफ़ी काम है। हाजिर ने धीरे से कहा तो जमीन इस वाक़े सर हिलाता वहाँ से निकला। तभी मोबाइल पर कॉल आई। नायशे का नंबर देखा, थोड़ा हैरान, कॉल पिक करेगी। हाजिर, प्लीज़ हेल्प मी। वो बहुत घबराई हुई थी। हाजिर ने फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो, क्या हाँ हो तुम? लहजे में परेशानी थी। नहीं पता, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैं यहाँ छुपी हुई, प्लीज़ मदद करें। वो धीमी आवाज़ में बोली थी, लेकिन रो भी रही थी। तुम घबराओ नहीं, मैं आता हूँ। बिल्डिंग कहाँ है? कोई नाम एड्रेस पाए? बाहरी काशी की तरफ जाते साथ बोला, बड़ा प्लाजा सामने है, एंड्रो कनेक्शन है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, प्लीज़ हेल्प। हेलो हेलो बेटी, एंड हो गया। नायशे वहीं एक तरफ छुप के बैठी। कहाँ? वो इस औरत का पीछे करते यहाँ तक आई थी, अब खुद फंस गई। जैसे जहाँ के आगे पता चला वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी है, बहुत खतरनाक थे। हाजिर रास्ते में था, वो जान गया था कौन सी बिल्डिंग की बात करी। वो एक लम्हे भी बिना जाए के नशे तक पहुंचना चाहता था। दूसरी तरफ यामीन घर पहुंच चुका था। अगर घर वाले परेशान थे क्योंकि हिराज साहब गायब थे, कोई भी नहीं जानता था कि वो अचानक कहाँ चले गए। राब्ता भी खत्म होने को था। यामीन इन्हीं कदमों पर मीरवाला से बाहर निकला। कोई भी था इन पर गहरा तंग किया हुआ था। यामीन को इससे एक कदम आगे चलना था, तभी वो इसको हरा सकता था। जारी